अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपके सामने बयान करेंगे वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और एक और मुल्क की बहादुरी के हवाले से। पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की भारत ने पूरी कोशिश की, जैसे कहते हैं ना कि जोर लगा लिया अपना कि ये करें, और एक जमाने में वो कामयाब भी उसके अंदर हो गए और यही कोशिश उन्होंने दोबारा की। लेकिन इस दफा ऐसा मुंह तोड़ के जवाब दिया गया कि आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हुआ क्या है भारत के साथ। वो बाज नहीं आएगा, लेकिन जारी सी बात है हमारी तरफ से भी बहुत सारे जवाब जाने बाकी हैं जो अभी पेंडिंग है। वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत को पाकिस्तान कैसे कैसे जवाब देता है। और दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो भारत के हवाले से ही है। अब एक जिसे कहते हैं ना, घटिया गवर्नमेंट है, घटिया हरकतें करती है और उनके साथ फिर जो होता है वो भी घटिया ही होता है। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा ही जबरदस्त कुछ इक्विपमेंट परचेज किया था और उन्हें यह लग रहा था कि हमारे पास आएगा तो हम तो पूरे रीजन में पता नहीं कोई तबाही मचा देंगे, और उस पर रंग रोगन भी वो करवा दिए। मतलब कौन से करवाए हम आपको बाद में बताएंगे, हैं तो पेंडू ही ना, हरकतें तो वही करनी है कि मतलब जितना मर्जी अच्छी चीज हो तो लाल पीला रंग उसके ऊपर इन्होंने करना होता है। तो ये डिटेल से आपको बताएंगे कि बहुत ही बुरी हुई है भारत के साथ, और की किसने एक बहुत ही बड़े मुल्क में की है। यकीन माने ऐसी क्लासिकल बेइज्जती है कि किसी और मुल्क के साथ होता ना तो उसका प्राइम मिनिस्टर जो है ना, पता नहीं अपने साथ क्या कर लेता, लेकिन मोदी बहुत ही ढीठ है, उसने क्या करना। अब अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि यही भारतीय हुकूमत जो है अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रही। इन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने का ठेका उठा लिया है, कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी ब्रिटेन में। सबूत सामने आ गया, पूरी दुनिया ने बेइज्जत किया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आए। अभी एक और मुल्क को इन्होंने निशाना बना लिया है और साफ साफ दहशतगर्दी वहां पे करवा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया, कान खड़े हो गए, और यकीनन भारत के खिलाफ इसमें कोई बड़ा एक्शन भी हो जाएगा। ये आपको बताएंगे कि अब इन्होंने कहां आग लगाई है या आग लगाने की कोशिश की है। और अगली स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो ये है जी कि पीटीआई बाज नहीं आएगी। अब कुछ भी कर लें, हम जिस तरह से भी कह लें, अब चौधरी साहब का इन मामला में मेरे साथ इख्तलाफ होता है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि फिर एक काम हुआ है आज केपीके के अंदर। ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है कि मुल्क को जब इस वक्त इतनी नाजुक सूरत हाल का सामना है तो उस वक्त भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो ये स्टोरी भी जानिएगा। तो सरदस्त वीलॉग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है जी कि जावेद चौधरी साहब अपने जो एक खास वेबसाइट है उनकी, जो मैं आपको बताता जाऊं कि JavedCH.com, उसके ऊपर अपना कॉलम लिख रहे हैं, वो आपने पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। इस दफा जरा एक काम अजीब सा हुआ कि मैंने कहा जरा मुझे बता दें। अब साथ बैठे होते हैं तो मैं भी इंटरेस्टिंग नहीं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपने लिखा है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि कुछ एक्सक्लूसिव है, खुद जाके पढ़ लेना, मैं तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो आप भी पढ़िएगा तो आपको वही अंदाजा होगा। मुझे यकीन माने ये नहीं बता रहे इन्होंने क्या लिखा है। तो चलें अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो चॉइस साहब, आपको आप ही के शो में वेलकम करते हैं सबसे पहले तो। बहुत मेहरबानी। अच्छा साहब, ये बताइएगा हम्म। सबसे पहले तो ये जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ है यहाँ पे, इसके मुतालिक जरा थोड़ा आप खुद ही यार ये बताएंगे बड़ा कि क्या वैसे हुआ। खौफनाक है और इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, लेकिन मुकम्मल नाकामी हुई। और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा हैरान कुन है। आगे चल के मैं डिटेल बताऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम ये जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। और आगे चल के श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बारे में जो इंडिया ने पूरी साजिश की है उसके बारे में डेफिनेटली आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर इस तरह है कि आपको पता है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और हसीना वाजिद जो थी उसको बैक किया जा रहा था इंडिया की तरफ से। और हसीना वाजिद का जो ख़ानदान है ना, शेख मुजीबुर रहमान का, और शेख मुजीबुर रहमान ने जो मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया था पाकिस्तान से, वो इंडिया की मदद से किया था। इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी फैक्टर था। और ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने खुद एक मरतबा ये ऐलान किया था कि मैं उस वक्त आम सा वर्कर था हम्म। और मैंने भी जाके बांग्लादेश के अंदर जंग लड़ी थी। और वो वहाँ पे गए थे सीना वाजिद के तौर पे, और वहाँ पे पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें पाकिस्तान और जो इंडियन आर्मी उसके दरमियान एक सरेंडर एग्रीमेंट हो रहा था उनके दफ्तर में। तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं भी मुक्ति बाहिनी की तरफ से लड़ता रहा हूँ यहाँ पे आके। हम्म। तो नरेंद्र मोदी जो था उसका भी अपना एक इसके अंदर किरदार था। तो जब भी हसीना वाजिद की अवामी लीग की गवर्नमेंट वहाँ पे आती है तो हमेशा इंडिया जो है उसको बैक करता है, और जो खालदा ज़िया है उसको पाकिस्तान बैक करता है हमेशा। हम्म। और उसकी वजह यह है कि उनके जो क़ामत थे वो पाकिस्तान आर्मी से थे और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी, और उनका ओके। अपना किरदार जो था ना वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी तरीके से अलाइन थे। ठीक है। तो वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तानी पार्टी है और दूसरी जो है वो इंडियन पार्टी है। तो हम्म। हसीना वाजिद जो है वो इंडियन पार्टी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लेके वहाँ पे बड़ा लंबा अरसा गवर्नमेंट की है। और उस लंबे अरसे में बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई प्रोग्रेस की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उन्होंने डिवाइड किया ना उस मुल्क को और जो नफरत वहां पे फैलाई, तो अल्टीमेटली उसका ये नतीजा निकला कि स्टूडेंट बाहर आए हम्म। और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट क्लैप्स कर दी। और उसके बाद हसीना वाजिद भाग के इंडिया के अंदर पनाह गजीन है,
और बांग्लादेश बार बार इंडिया से कह रहा है कि हमारा मुजरम हमारे हवाले करें, बल्कि वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, और उसके अंदर जो अवामी लीग के लोग हैं उन सब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और जुमेरात को उस ट्रिब्यूनल ने फैसला देना है और उस फैसले के अंदर हसीना वाजिद साहिबा जो हैं उनको सज़ा हो जाएगी। मुझे लगता है उसको उनको फांसी की सज़ा दे देंगे वो, ओके। और उन्हें वार क्राइम जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उन्होंने इतने लोगों को कत्लो गारत करी की, इतनी नुकसान पहुंचाया अपने मुल्क को। तो उसको बचाने के लिए वहाँ पे अवामी लीग ने एक हड़ताल की कॉल दे दी और उन्होंने कहा जी कि इस जुमेरात को लॉकडाउन है पूरे ढाका के अंदर। तो उन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की तो उसके बाद ज़ाहिर गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई। अब जुमेरात ज़ाहिर है थोड़ा सा आगे है और एक दिन है, अब हम इस वक्त जो रिकॉर्ड कर रहे हैं और बुध के दिन है। तो बुध के दिन अचानक ढाका के अंदर ना बम धमाकों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और उसके बाद जब उनकी आर्मी आई, जब उनकी पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिलों के ऊपर सवार कुछ लोग हैं जो घरों में बैठ के देसी बम बना रहे हैं। ठीक है। और दो किस्म के बम है, बारूद के साथ और फिर उसके साथ पेट्रोल के साथ। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे बम फेंक के चले जाते हैं। कुछ बैंक फटे, कुछ बम फटे हैं और कुछ बम ऐसे हैं जो फटे नहीं हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ पुलिस ने उनको इकट्ठा करना शुरू किया, तो पूरे शहर के अंदर बम ही बम है। बड़े धमाके हुए और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ढाका के अंदर हुई। फिर उसके बाद बमों को इकट्ठा किया जा रहा है। इकट्ठा करने के बाद ये पता चला है कि ये सारी टेक्निक जो है वो इंडियंस हैं, इनके पीछे वो है। और इसको जो पब्लिसिटी दे रहा है, जो मीडिया जो सपोर्ट दे रहा है वो इंडिया दे रहा है। ठीक है। क्योंकि जो ही पहला धमाका हुआ तो सबसे पहले इंडियन चैनल्स ने उठा लिया कि देखें ढाका के अंदर बम फटने शुरू हो गए, आवाम बाहर निकल आई और उसने गवर्नमेंट को गुड बाय कह दिया, वहाँ पे इंकलाब आ गया, इस टाइप के। तो उसके बाद सारे बम उन्होंने इकट्ठे कर लिए, अवामी लीग के खिलाफ दोबारा पर्चे उन्होंने दर्ज करने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि अवामी लीग के जो कारकुन हैं उनको आज के दिन मुकम्मल तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक ये है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पीटीआई वहाँ पे आ गई हो, जैसे पीटीआई देखो लॉन्च हो गई। आपका 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 जो महबूब इशू है, मैंने कहा बजाय इसके कि आप सोचे मैं खुद ही कह देता हूँ या आप बोलो, क्योंकि आपकी आंखों की जो चमक थी ना, मुझे लग रहा था कि आप उस तरफ करोगे। नहीं, नहीं, मुझे शरद सोच रही थी ये वाली थोड़ी सी, फिर मैंने कहा नहीं, असल में क्योंकि मामलात हैं ज्यादा, उस पे पाबंदी लग गई है। पाबंदी लगी इधर है। हमारे यहाँ उस तरह की पाबंदियां नहीं लगाते, लेकिन तकरीबन ये एहतजाज और ये सब कुछ जो है ना कुछ मिलता जुलता तो है। हाँ, लेकिन बहरहाल अब मुझे लगता है कि अवामी लीग का बड़ा मुश्किल वक्त है वहाँ पे आया हुआ, और उसकी वजह यह है कि वो इंडियंस जो हैं वहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं वो सबके सामने है। और नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा मनूस आदमी है यकीनन, यकीनन। और जिस पे हाथ रखता है उसका बेड़ा गर्क हो बड़ा जाता है। गर्क हो जाता तो है, बिल्कुल। अवामी लीग के ऊपर हाथ रखा हुआ, तो उन्होंने उसका देख लें जो सूरत वहाँ पे अच्छा चौधरी निकल साहब, गई। ये बहरहाल जो नरेंद्र मोदी है, सॉरी, जब यार नरेंद्र मोदी यार मोदी मोदी प्लीज मोदी यार लोगों को बुरा लगता है, अच्छा इस्लाम चले, अच्छा। मोदी को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वो मोदी साहब जो हैं ये तो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी वो तो इसके बाद उन्होंने देखे, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसके कहने पे कनाडा के अंदर कत्ल कर दिए गए, जिसके कहने पे अमेरिका के अंदर कत्ल कर दिया गया, जिसके कहने पे यूरोपियन यूनियन के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कत्ल किया गया, जिसके कहने पे 20 पाकिस्तान के अंदर लोगों को कत्ल किया गया, शहीद किया गया 20 लोगों को। और ठीक है। पाकिस्तान ने पूरा डोसियर बना के अक़वाम मुत्तहिदा में भी दिया कि ये देखो ये है, ये लोग हैं। और सबको दुबई से एक्टिव किया जाता था, वहाँ से पैसे आते थे, यहाँ पे किराए के कातिल उनको चूज़ किया जाता था, और ये वो लोग थे जो कश्मीर के जहाद के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उनको चुन चुन के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी मारा है। ठीक है। तो इस टाइप की जो हरकतें हैं ना वो मोदी की नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहरहाल बिल्कुल ठीक है, चलें। अब चलते हैं जी दूसरी स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी अभी भी मेरे ख्याल श्रीलंका वाली स्टोरी थोड़ी आगे डिटेल से बताते हैं कि उसमें बताने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी ये है जी कि मतलब किसी गधे को या पेंडू किस्म के लोगों को अगर मैं माजरत खाऊं उस बात पे, वर्ड पे, मतलब पेंडू नहीं कहना यार चाहिए, थोड़ा सा हम लोग खुद भी पेंडू हैं, हाँ, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि किसी जाहिल इंसान को अगर बहुत ही कोई चीज़ मतलब अच्छी या मॉडर्न पकड़ा दी जाए, तो उसके ऊपर भी वो क्या काम करते हैं, वो रंग रोगन शुरू कर देता है। वो दिखाता है कि जी मेरी औकात ये है, इसलिए मैं इसे लेने के काबिल नहीं था, मैंने ले लिया है। इसलिए जिन्होंने बेचा था उन्होंने कहा तुम वाकई ये लेने के काबिल नहीं हो। तो आपको ये स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली में भारत के साथ हुआ क्या, बड़ी क्लासिकल बेइज्जती हुई है। डिटेल से सुनिएगा जावेद चौधरी साहब। और खान की साइकिल होती है ना, जो खान की साइकिल कहते हैं, खान की साइकिल का पता आपको? नहीं मुझे। अच्छा, खान की साइकिल एक पूरा मुहावरा था पंजाब के अंदर। वो इस तरह होता था कि पुराने ज़माने में ना, आज से कोई 30-40 साल पहले जब हम छोटे होते थे, तो जो शहर होते थे, छोटे शहर होते थे, वहाँ पे पश्तून होते थे, पठान होते थे, उनको खान कहते थे। तो खान जो अपनी साइकिल लेते थे ना, उसके ऊपर बहुत कुछ लगा देते थे। इवन उसके ऊपर ना उन्होंने लाइटें भी लटकाई होती थी, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ कलर के टेप्स लगा देते थे, वो फुंदने लगे होते थे सारे हैं। तो उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा लेते थे। खान की ठीक है। साइकिल जो होती थी ना, वो खान की साइकिल दूर से पहचानी जाती थी। ठीक है। उसके अंदर वो ब्लिंक करने वाली लाइट्स भी होती थी, फिर वो
उसके ऊपर रोशनी डालें तो वो मुख्तलिफ किस्म के स्पार्क निकालती थी वो, यानी उसके अंदर 400 किस्म के रंग होते थे वहाँ पे लगे हुए, तो उसको कहते थे खान की साइकिल। अच्छा। तो खान की साइकिल बड़ी दूर से पहचानी जाती थी। ये इंडिया के साथ इस मरतबा हुआ है। अपाची हेलीकॉप्टर्स हैं और अमेरिका के लेटेस्ट अपाची हेलीकॉप्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हेलीकॉप्टर हैं, और किसी भी फ़ौज के पास अगर हों तो वाकई लगता है कि वो फ़ौज बड़ी तगड़ी होगी। तो इंडिया ने ये उनके साथ एग्रीमेंट किया था, $800 मिलियन में 6 अपाची जहाज़ इन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदे थे। उसमें से 3 हेलीकॉप्टर जो थे उनकी डिलीवरी थी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को उन्होंने अमेरिका से इंडिया आना था। तो इन्होंने किया ये कि क्योंकि थोड़े से डिफरेंट आदमी हैं मोदी साहब, तो उन्होंने उसके ऊपर जो राजस्थान के कलर्स हैं ना वो करवा दिए उन्होंने। जैसे ट्रक आर्ट होता है ना, जो हमारा ट्रक आर्ट होता है, बिल्कुल सही। तो उसी टाइप का उन्होंने कहा कि जो राजस्थान की जो वो हैं कपड़े हैं, जो चुनरियाँ हैं, या जो हाथों के ऊपर मेहंदियाँ लगाई होती हैं, उस टाइप के कलर्स करवा दें। तो वो अपाची हेलीकॉप्टर जो है ना वो राजस्थानी अपाची लग रहे थे। तो बहरहाल ये 30 अक्टूबर को अमेरिका से निकले और एक कार्गो फ्लाइट थी AN-124, उसके अंदर ये लोड किए गए और लोड करके इनको इंडिया रवाना कर दिया गया। अब इंडिया उसका स्वागत का इंतज़ार कर रहा है कि आएगा तो हम स्वागत करेंगे, और फिर नारियल फाड़ के तोड़ के ऐसे दम करते हैं ना, बिल्कुल। तो नारियल तोड़ के हम उसका इस्तकबाल करेंगे। मिर्चें। मिर्चें लटकाते हैं उसके साथ। जी, जी। ये ऐसे तो पंजाब के अंदर जूता लटका देते हैं वैसे। मैं वैसे यार यकीन करो एक मर्तबा ना मर्सिडीज 400 जो थी ना, उसके पीछे भी जूता लटका हुआ देखा मैंने कहा इतनी बेइज्जती जो है। मर्सिडीज वालों को ये पता चल जाए कि हमारी गाड़ी के साथ हो क्या रहा है। ठीक है। वो और दूसरा जलने वाले का मुंह काला उसमें स्लीपर और गंदा था ना, सबसे गंदी सी जूती होती है ना उसके साथ लटका दे, तो समझते हैं कि पता नहीं इससे नजर नहीं लगती, पता नहीं लगती नहीं लगती, लेकिन गाड़ी वाले को तो लगी जाती अब होगी ये कि यार देखना ये ना, क्या अपाची हरकत वालों की को आपने। पता लगे ना उनके साथ क्या होगा। तो बहरहाल वो मिर्चें लेके और उसके बाद नारियल लेके वहां पे खड़े होते। तो अब अपाची का जो जहाज है, कार्गो जहाज है, वो पहले इंग्लैंड रुका, और इंग्लैंड में मिडलैंड एयरपोर्ट है उनका एक, ईस्ट मिडलैंड। तो वहां पे उतर के ज़ाहिर है रिफ्यूलिंग के लिए उसने उतरना था, ज़ाहिर है इतनी लंबी फ्लाइट है तो उसके लिए कार्गो जहाज के अंदर इतना फ्यूल नहीं होता कि वो डायरेक्ट इंडिया पहुंच सके। तो वहां उतरा, उसके बाद उतर के वो खड़ा ही हो गया, वो चलने का नाम नहीं ले रहा था, और 8 दिन वहीं पे खड़ा। अच्छा। 8 नवंबर तक वो वहीं पे खड़ा रहा, और इस साइड से इंडिया जो थे वो नारियल लेके इंडियन खड़े रहे और पूछते रहे कि यार ये कब आए। अच्छा यार इस टाइप की हरकतें जो है ना उसपे तुम्हें बड़ी खुशी होती है। मुझे लगा और हम पर शैतान आदमी। देखिए ना, सब्ज मिर्चें थी वो लाल हो गई यार 8 दिन के अंदर। यार वैसे बड़ा शैतान आदमी है नहीं, तो मुझे वैसे तकलीफ कसम। होती है ना यार, बेचारे इंतजार कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर अच्छा नहीं बड़ा पहुंचा। सीरियस प्रोग्राम उसको यार तुम मजाइया बना देते हो। अच्छा चले, ठीक है, ठीक अच्छा बहरहाल वो नारियल रख के और मिर्चें रख के बैठे रहे। तो उसके बाद वो पूछ रहे थे कि आ नहीं रहे, उन्होंने कहा जी हमने भेज दी हैं, बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। है। और वो पता चला कि इंग्लैंड के अंदर रुके हुए हैं। ठीक फिर है। उसके बाद 8 नवंबर को जहाज ने उड़ना शुरू किया, तो उन्होंने समझा कि इंडिया की तरफ आ रहा है, वो उड़ा और उड़ के वापस अमेरिका चला गया। अच्छा। और अमेरिका जाके जो उनका मेसा गेटवे, उनका एक एयरपोर्ट है जहाँ से वो चला था, वहीं पे जाके लैंड कर गया अच्छा। मेसा एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे उतर के उन्होंने अपाची जहाज उतारे और उतार के रख लिए वापस। अब इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि वो राजस्थान कलर्स का क्या करेंगे, क्या उसे साफ करेंगे या वापस करेंगे या क्या करेंगे। और इंडियंस इस बात पे हैरान है कि अच्छे भले हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे, रास्ते से गायब हो गए, और इस पे बड़ा इंडिया सरप्राइज है कि ये किसके कहने पे वापस हुए। मुझे लगता है ये पाकिस्तान के खाते में डाल देना, इन्होंने यही कहना है कि ये हाफिज सईद साहब के कहने पे वापस गए। उन्होंने कहा अच्छा। हम कहते नहीं थे हाफिज सईद साहब इसी तरह हरकतें करते हैं कि वो ठीक हमारे है। लिए, और ये दहशतगर्दी है, हमारे एक माशी दहशतगर्दी आपको है। पता है कि इसकी पीछे एक एक्चुअल रीजन और भी है जो बताई गई है अब आप कि ये कोई नहीं नहीं वाहियात नहीं, बात मैं कर। सीरियसली बात कर रहा हूँ। हेलीकॉप्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशंस थी ना, मतलब उन्होंने कहा मॉडिफिकेशन। रंग कर दो, ये कर दो। जो असल इशू जिसकी वजह से ये फटा बना, हम्म। वो ये था कि वो कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर जब स्टार्ट हो तो छैया छैया का गाना यार चलना भाई चाहिए। यार देखा देखा फिर इसने हरकत की है ना, ये भाई इमरान साहब ने बैठा हुआ कसम उसकी हंसी निकल जाती है। वो छैया छैया का गाना ना चलने की वजह से फटा हो गया दोनों मुल्कों में। हेलीकॉप्टर ही हम नहीं देते, वो वापस ले गए। उन्होंने कहा इतनी बेइज्जती है अपाची की। अच्छा चलें जी, ये हुआ जी। बहरहाल ये जहाज वापस, सॉरी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो वापस जा चुके हैं, नहीं मिले हैं भारत को। भारत मुंह देख रहा है बैठ के कि हमने तो सोचा था कि अटैक हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, ये तो हम पे ही अटैक हो गया। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी अब श्रीलंकन टीम के हवाले से जो समय ख्याल स्टोरी कर लेते हैं जी ठीक है। कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और बेसिकली जो टारगेट है वो पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट भी है। और ये पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी होता है। और यकीन माने, मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को सल्यूट करता हूं। जिस सिचुएशन के अंदर हम लोग ये मैचेस करवाए हैं, हमने वर्ल्ड कप तक या चैंपियंस ट्रॉफी तक हमने करवा दी, मतलब लिटरली
दुनिया को कन्विंस करना और सिक्योरिटी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। जब इस तरह के दो शैतान हमसाये हमारे साथ बैठे हुए हैं, उसके बावजूद हमने ये क्रिकेट करवाई है और वाकई ही पाकिस्तानियों ने हौसला दिखाया है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने सिक्योर करके दिखाया है। अब दोबारा फिर हमला हुआ है, अब की बार क्या हुआ है ये डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखो, किसी भी मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटी को चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टॉक एक्सचेंज, वो अभी देखो पिछले दिनों जब ये इस्लामाबाद कचहरी का वाकया हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज एकदम नीचे गई, क्योंकि जब भी किसी जगह वाकया होता है तो उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट आता है। और दूसरा स्पोर्ट्स है कि अगर मैच रुक जाएं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर अमन नहीं है। तो ये दो ही टेस्ट होते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कोशिश कर रहा है और इंडिया जो है ना चाहता है कि इनके क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी जो है ना मुकम्मल तौर पे तोड़ दी जाए। सही। तो अब यहाँ पे इस वक्त श्रीलंकन टीम आई हुई है और उसने 3 वनडे सीरीज के मैच खेलने हैं पाकिस्तान में और खेल रही है मुसलसल वो। उसके बाद 3 मुल्कों की सीरीज स्टार्ट होने वाली, जिसके अंदर पाकिस्तान है, श्रीलंका है और साथ उसके जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की जगह अफगानिस्तान था पहले, लेकिन जब गुल बहादुर के अड्डे पे हमला किया पाकिस्तान ने और वहाँ पे जो दहशतगर्द थे वो मार दिए, तो अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें हमारे 3 क्रिकेटर भी मारे गए। अब वो क्रिकेटर से पूछे कि भाई वो हाफिज गुल बहादुर की ट्रेनिंग कैंप में वो क्या कर रहे थे। वो जो तो इसमें एक पूरा प्रोपोगंडा था, 3 लोकल क्रिकेटर्स के नाम दिए गए थे। अब लोकल क्रिकेटर्स वो होते हैं कि जो आम किसी इंसान की जान जाने को हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, लेकिन ये इंडिया का प्रोपोगंडा था, ऐसा नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था। तो उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा था जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे मैच खेलने के लिए। तो उसके बाद जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने इनवाइट किया तो जिम्बाब्वे तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे 3 मुल्कों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब कल मैच हो रहा था रावलपिंडी के अंदर और उस वक्त इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर अटैक हो गया। जब अटैक हुआ तो सबसे पहले जो खबरें आनी शुरू हुई इंडिया से वो ये था कि उन्होंने कहा जी श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हो गया। उन्होंने कहा जी वो रावलपिंडी स्टेडियम जो जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे अटैक हो गया। तो इस टाइप की खबरें जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलाई कि जो लवाकिन हैं के या जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं जो क्रिकेट टीम के, श्रीलंकन के क्रिकेट टीम के, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिए अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने खामदों को कि आपके साथ क्या हुआ है, खैरियत है। और फिर पता चला कि नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो मैच हो रहा है। तो उससे एक पैनिक सी एक सूरत जो है वो श्रीलंका के अंदर आ गई। श्रीलंका के मीडिया ने भी बहुत उठाया इसको कि वहाँ पे हमारी टीम के ऊपर अटैक हो गया, क्योंकि 2009 में श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था और उस वक्त भी जो टीटीपी वगैरह ने जो अटैक किया था उसके पीछे इंडियंस थे, क्योंकि उस वक्त भी वो चाहते थे कि क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में ख़त्म हो। और बड़ा अरसा फिर श्रीलंकन टीम पाकिस्तान नहीं आई थी और क्रिकेट ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बंद हो गया था। बंद हो गया, बिल्कुल। ये नजम सेठी साहब को दाद देनी पड़ेगी कि नजम सेठी जब आए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, उन्होंने वाकई एफर्ट की थी। क्रिकेट अगर रिवाइव हुआ है तो वो नजम सेठी के दौर में हुआ। बिल्कुल सही। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं नजम सेठी साहब, तो बहरहाल मेरा तो इख्तलाफ भी कोई नहीं, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा, दोनों मियाँ भी बड़े शानदार इंसान है वैसे ऑनेस्टली। मैं चौधरी साहब, पीएसएल उन्होंने स्टार्ट किया पीएसएल पाकिस्तान। उन्होंने स्टार्ट किया और उस बंदे का कमाल है जिसकी कमाई अब पाकिस्तान खा रहा है। बिल्कुल। और अगर उसे मौका मिलता तो वो और क्रिकेट को अपने कदमों पे खड़ा कर देता। बहरहाल उसके बाद ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी आने शुरू हुए, फिर टीमें आनी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट टीम जो है, जो क्रिकेट है वो उसने रिवाइव करना शुरू किया, हमारे स्टेडियम आबाद होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर इंडिया जो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे टीमें आए और क्रिकेट खेलें, और वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ऑफ फील करते हैं कि ये इसने पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया कि अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, क्रिकेट का पाकिस्तानी वर्जन स्टार्ट कर दिया। तो कल जो कुछ हुआ उसका फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया। जब प्रोपेगेंडा किया तो उसके बाद ये खबर आई कि जो 8 खिलाड़ी हैं, जो मैनेजर है ना श्रीलंका टीम का, उसने कहा जी हमारे 8 खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते और वो वापस जाना चाहते हैं। तो एक पैनिक सा हो गया और इसको इंडियन मीडिया ने बहुत उठाया कि देखें खिलाड़ी जो वापस आ रहे हैं वो डर गए हैं उधर और ये इनका क्रिकेट ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद मुस्तान नकवी साहब जाके टीम से मिले, मैनेजर से मिले, उनको तसल्ली दी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, मसला ही कोई नहीं, हम सिक्योरिटी डबल कर देते हैं, या कोई इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सही। तो उसके बाद ज़ाहिर है खिलाड़ी फिर भी पैनिक करते रहे कि हम नहीं खेल सकते और ये हमारी जान को ख़तरा है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से रब्ता किया और उन्होंने फिर अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा, क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये हमारी टीम वहाँ पे रहेगी, हमारी टीम पाकिस्तान के अंदर मैच खेलेगी और अगर इनमें से कोई खिलाड़ी वापस आएगा तो 2 साल उसके ऊपर पाबंदी होगी, वो क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। और दूसरा, अगर वो वापस जाएगा तो उसकी जगह हम नया खिलाड़ी भेजेंगे बिल्कुल सही। जो उसको रिप्लेस करेंगे और वो पाकिस्तान के अंदर मैच खेलेगा। तो ये एक बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के 2 हमसाए जो उनके हाथ से निकल गए, एक बांग्लादेश निकल गया और दूसरा श्रीलंका निकल गया, क्योंकि श्रीलंका के मामले में पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी जब वहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे बेतहाशा। और आपको पता होगा शायद कि ये खुदकुश हमला जो है ना, पहला खुदकुश हमला जो है वो श्रीलंका के अंदर हुआ था।
तामिल टाइगर्स जो कर रहे तामिल टाइगर्स हैं। हम्म। और दूसरा ये जैकेट बनाना, जैकेट फाड़ना, ये सब श्रीलंकन का है, वहाँ से ठीक स्टार्ट है, हुआ। ठीक है। तो तामिल टाइगर्स जो थे, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी फौज को सपोर्ट किए थे और बहुत ज़्यादा ओके। असला दिया। तो उसकी वजह ये थी कि जो उस वक्त ज़माने में श्रीलंका का जो आर्मी चीफ था, हम्म। वो यहाँ पे काकुल अकेडमी में पढ़ा हुआ था। ओके। वो काकुल अकेडमी का पास आउट था हम्म। और वो जनरल परवेज मुशर्रफ का बैचमेट था। हम्म। और जब वो वहाँ पे बना तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलने के लिए यहाँ पे आया ओके। और मिल के उसने कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इतनी ज़्यादा सपोर्ट की कि पूरे के पूरे C-130 यहाँ से जहाज़ जाते थे असले से भरे हुए। हम्म। और फिर उन्होंने कमांडोज भी दिए, उनको ट्रेनिंग भी दी, उनको ये बताया कि आपने कैसे जंग लड़नी है, क्या करना है। ठीक फिर है, उसके बाद जनरल कैनी का ज़माना आ गया, तो जनरल कैनी ने भी उस सपोर्ट को जारी रखा ठीक है। और उस तरह फिर वो टाइगर जो थे वो सारे ख़त्म हुए वहाँ से। हम्म। और जाफना वगैरह सारा क्लियर हुआ। तो ठीक है। श्रीलंका हमेशा अब पाकिस्तान की तारीफ भी करता है और हमेशा कहता है कि पाकिस्तान ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, साथ जबकि इंडिया उनका हमसाया भी था और इंडिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनसे पैसे भी खींचे थे, लेकिन इंडियन उनकी मदद नहीं कर सके। तो जब पाकिस्तान को थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है तो फौरी तौर पर गवर्नमेंट से रब्ता करते हैं, ये आर्मी टू आर्मी एक कॉन्टेक्ट डेवलप होता है और ठीक है। उसके बाद फिर वो सपोर्ट करते हैं। तो जब हमारे इदारों ने उनसे रब्ता किया तो श्रीलंकन बोर्ड ने कहा जी कोई फिक्र ना करें आप, हम आपके साथ खड़े हैं और हमारी टीम वहीं रहेगी और ये मैच खेलेगी, ख्वाह तालिबान कितना भी अटैक कर लें, लेकिन हम में से कोई बंदा वापस नहीं आएगा। बिल्कुल तो सही। ये इससे ये हो गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी यहाँ पे बच गई, क्रिकेट का जो कल्चर है वो भी बच गया और इंडिया ने जो इतनी ज़्यादा कोशिश की कि खिलाड़ी खौफजदा हो जाएं और ये पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच रोक जाए, वो इंडिया मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया और ये बड़ी नाकामी है इंडिया की इस मामले में। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ आपको याद होगी कि जब ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हो रही थी तो उस वक्त पिंडी स्टेडियम में इन्होंने एक ड्रोन अटैक करने की डाउट कोशिश है, की थी बिल्कुल। और उस वक्त कहा यह गया कि जी ये इन्होंने जी अब इन्हें बंद करनी पड़ेगी क्रिकेट और ये होगा वो होगा। लेकिन अगले ही दिन या एक आध दिन बाद की बात है, पूरा स्टेडियम खाली करना पड़ा था भारत को अपना, हाँ और जी। ये मजाक उड़ाते थे कि हम तो कर लेंगे, तुम्हें नहीं हाँ, करने वहाँ देंगे। सिर्फ अफवाह आई थी एक, हाँ कि जी, यहाँ पे अफवाह सिर्फ आई थी, अभी किया कुछ नहीं हाँ, था। लाख बंदा जो था उनका सारा फारिग हो गया। लाइटें बंद और उसके बाद सारे बस मुंह लटका के बैठे हाँ, थे, ये क्या हो गया। क्या हो रहा है? हाँ जी, तो हाँ भारत जी। को जरा याद रखनी चाहिए चीजें थोड़ी सी। और चौधरी साहब, मोहसिन नकवी साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है, पीसीबी के चेयरमैन भी है, वजीर दाखिला भी हैं, तो वो भी जाके मैनेजर से मिले और बाकी सारी चीजें उन्होंने भी थोड़ी यकीन दहानी करवाई है और बाकी हुकूमती लेवल पे ये सब कुछ आपको बता दिया जो हुआ। अब अगली खबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, वो केपी के हवाले से है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब इस खबर पे थोड़ी सी रोशनी डालें। मुझे लगता है कुछ चीजें जो हम आपको बताने जा रहे हैं अमन जिरगा के हवाले से वो बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तो जानते हैं जावेद चौधरी साहब से कि वो इस अमन मुआहदे जो अमन जिरगे को किस तरह देखते हैं। अब देखिए, अमन जिरगा हुआ है, उसमें 21 अफराद ने दस्तखत किए हैं। इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो मैं बता देता हूँ। उसमें कबायली अमायदीन थे, पीटीआई थी, एएनपी थी, जेयूआई थी और इसके साथ साथ जमात इस्लामी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और बाकी तमाम छोटी जमातें वो भी शामिल थी। और ये एक लंबा जिरगा हुआ है, उसमें 21 अफराद ने दस्तखत करके एलामिया उसका जारी किया। एलामिया लंबा छोड़ा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये कहा गया है कि पुलिस और सीटीडी जो है वो क़यादत करेगी यहाँ पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है उसकी, और सीटीडी को फंड्स दिए जाएंगे, माली मामनत की जाएगी ताकि वो तगड़ी हो। और इसके बाद ये भी फैसला किया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो तनाव है उसको कम किया जाए। अब ये कम तो ज़ाहिर है पीटीआई नहीं करना है, वफाक की तरफ से तो कोई इशू नहीं है। प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा टेलीफोन कर चुके हैं सोहेल अफरीदी साहब को, और सोहेल अफरीदी साहब पहाड़ से नीचे नहीं उतर रहे। अब नीचे नहीं उतर रहे तो ज़ाहिर है वो वफाक नहीं आ रहे, इस्लामाबाद नहीं आ रहे, और इस्लामाबाद नहीं आ रहे तो तनाव ज़्यादा है। सही। फिर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि फिल फोर जो तजारत है वो अफ़गानिस्तान के साथ खोली जाए। अब एक साइड से ये कह रहे हैं फिल फोर तजारत खोलें, और दूसरी साइड से जो उनके मुल्ला बरादर हैं, अब्दुल कली मुल्ला बरादर, हम्म। नायब उनके जो वज़ीर आज़म है, वो ताजरों को इकट्ठा करके कह रहे हैं जी कि आप मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। और कमाल उनका ये है कि उनको मैशत की अलबे भी नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि रास्ते मुतबादल क्या हो सकते हैं, मसलन कहाँ से लेके आएंगे, वो क्या रास्ता इख्तियार वो करेंगे। लैंड लॉक है, उनके पास कुछ भी नहीं लैंड है। लॉक्ड है और सिवाय पाकिस्तान और ईरान के कोई मुल्क उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, और ईरान की भी जो सूरत है वो सबके सामने है, पाबंदियां। पाबंदी है। तो वो कहते हैं जी फुल फोर तजारत खोली जाए, जबकि पाकिस्तान कहता है कि जब तक यहाँ ये इंश्योर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं होगी उनकी तरफ से, तो हम तजारत नहीं खोले। पाकिस्तान ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पाकिस्तान को नुकसान है, हर महीने 15 जो करोड़ डॉलर है उसका नुकसान होता है पाकिस्तान को माशी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद डटा हुआ है कि वो कितनी लाशें उठाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाक अफगान पॉलिसी में सूबे की जो मशावरत शामिल की जाए। भाई वो चीफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मशावरत होगी ना, चीफ मिनिस्टर साहब वफाक आएंगे तो मशावरत होगी ना। कैसे की जाए, कोई कैप्सूल है मशावरत का या फिर कोई लाइन है जो डायरेक्ट उनको दे दी जाए कि जनाब ये मशावरत की लाइन है और आप इस पे बात कर लिया करें। वो ज़ाहिर है वो आ ही नहीं रहे,
जब आ ही नहीं रहे तो मुशावरत कैसे हो सकती, कैसे उनको बताया जा सकता है। बिल्कुल सही। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि सफारतकारी को फोकियत दी जाए, ऑपरेशन ना किया जाए। तो ऑपरेशन नहीं करते, मसलन वाना के अंदर जो कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ है, चले हैं वहाँ पे आप मुज़ाकरात कर लेते, ना हाँ, ये ऑपरेशन करते फिर। सही है, मतलब दहशतगर्द आए थे। 525 बच्चे जो हैं वो आपके शहीद हो जाते, आप मुज़ाकरात करते रहते। तो हुँ, जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आपके पास ऑपरेशन के अलावा क्या चांस है? मतलब हुँ, क्या क्या करना है आपने? हुँ, जब हुँ, या इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर हमला हो गया तो ठीक है, आप मुज़ाकरात करते रहें, ना लाशें उठाएँ, पड़ी रहें हुँ, लाशें यहाँ पे। तो भाई जब आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आपने ऑपरेशन करना है। हुँ, आपने मुशावरत या मुज़ाकरात नहीं करने आप। बिल्कुल सही। तो या तो सोहेल अफरीदी साहब को वहाँ पे भेज देते, फ़ौज को पीछे निकाल लेते और उन्हें कहा जी फ़ौज जा रही है, तो आप जाके मुज़ाकरात कर लें दहशतगर्दों के साथ। हुँ, हे तो जब दहशतगर्दी होगी तो कैसे होगा? हुँ, फिर इसके साथ-साथ उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है, पुलिस और सीटीडी करेगी और हुँ, अगर उन्हें फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को बुला लेगी। भाई पुलिस फ़ौज को नहीं बुला सकती, फ़ौज को लोकल गवर्नमेंट बुला सकती है 245 के तहत और लोकल गवर्नमेंट ने ही फ़ौज को बुलाया हुआ है। हुँ, आप इसको वापस ले लें 245 को, उन्हें कहा जी फ़ौज बैरक्स में वापस लिए, फ़ौज चली जाएगी। हुँ, उसके बाद ठीक है, फिर ये जितने कैडेट कॉलेज हैं या कॉलेजेस हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हाउस है या गवर्नर हाउस है, फिर आप चला लें उसको हुँ, हुँ, या हुँ, अपने शहरों को बचा लें आप उसको। ठीक है। तो ये अजीबो-गरीब सी बात है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख़्याल है कि कुछ इनकी चीज़ें जायज़ हैं और जायज़ चीज़ों पे तो अमल दरामद होना चाहिए। कुछ नाजायज़ हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि इन सबको बुला के हुँ, इनको हुँ, समझाया जाए कि ये इश्यू है और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो आप बताएँ। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मेरा ख़्याल है अपने तमाम एमएनएज़ और सेनेटर जिनका ताल्लुक केपी से है, उन सबको फ़ारिग कर देना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि सही। वो वफ़ाक में बैठे हुए हैं, सेनेटर्स ने, एमएनएज़ ने वफ़ाक में अपने सूबे का मुकदमा लड़ना है। हुँ, वो मुकदमा लड़ने के बजाय वो कापियाँ फाड़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद नारे लगा रहे हैं और कैदी 804 को कह रहे हैं कि हुँ, आज़ाद करें। वो भैया अपने सूबे की बात करो जहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं आप। तो हुँ, अगर एमएनएज़ वफ़ाक के अंदर रह के अगर उन्होंने पॉलिसी के अंदर अपनी इनपुट नहीं देनी तो क्या ज़रूरत है फिर इनकी? बिठा लें इनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्यों बिल्कुल। आपने इस्लामाबाद भेजा हुआ है इनको? हुँ, तो ये अजीब-सी बात है क्योंकि वैसे। केपी की रिप्रेजेंटेशन तो मौजूद है ना, सेनेट में भी और असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली असेंबली में में तो भी। इनको चाहिए कि वो अपना जो है वहाँ पे इनपुट दें आप, हुँ, पॉलिसी बनवाएँ आप, क्यों नहीं बनवाते आप? जब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं, बायकॉट करके चले जाते हैं, तो फिर कैसे मामला चलेगा? हुँ, 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 आखिर में इंडिया के अंदर लाल किले के ऊपर अटैक हुआ था, हुँ, हुँ, वहाँ के इंडियन मीडिया ने हुँ, एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि इसके अंदर जो तुर्किया का सफारतखाना है वो इन्वॉल्व हुआ था हुँ, और उसने लॉजिस्टिक भी इस्तेमाल करवाई और साथ-साथ जो सफारती और माली मदद भी दी दहशतगर्दों को। हुँ, तो इसके ऊपर तुर्किया की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उसने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अपने मीडिया को लगाम दें, कंट्रोल करें। हुँ, ये बदनीयत मीडिया है और ये किस तरह किसी और मुल्क के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगा सकता है, तो हुँ, आप इनको रोकें। अब वो मीडिया बड़ा ज़हरीला है, ज़ाहिर है। इतना हुँ, ज़हरीला मीडिया जो है उससे तो तुर्किया भी महफूज नहीं है अब। महफूज़ नहीं उन्होंने है। कहाँ से तुर्किया को खा के तू पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब तुर्किया को भी इन्वॉल्व कर लो, भाई बहुत वैसे अच्छा है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये पीते हैं तो आप बस मेरी बात नहीं फिर मानते। चलो नहीं चलो पीते, खत्म गौ मूत्र नहीं खत्म पीते। खत्म खत्म करो खत्म करो ठीक है, खत्म, खत्म। नहीं पीते। अच्छा चलें जी। आपने ये व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।